तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव रेक एंगल का हम यूज़ करते हैं ब्रिटल और हार्ड मटेरियल्स के लिए, जहां पर कटिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ड्यू टू मोर कटिंग फोर्स पावर कंजम्पशन इन द मशीनिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, आपकी जो कटिंग स्पीड भी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि जो सिरेमिक्स और कार्बाइड्स होते हैं उन टूल की जो कटिंग स्पीड होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो कटिंग स्पीड ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, आपकी जो पावर कंजप्शन यूज में आ रही है ड्यूरिंग द मशीनिंग दैट विल बी ऑल्सो इंक्रीज। तो आपको याद यही रखना है कि कटिंग पावर, कटिंग फोर्स एंड द कटिंग स्पीड विल ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ पर अगर कटिंग फोर्सेज ज़्यादा हैं, कटिंग फोर्सेज ज़्यादा है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो आप मशीन यूज में लोगे उस मशीन की स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो मशीन की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। वो भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो मशीन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तभी तो वो क्या कर पाएगी, ज़्यादा कटिंग फोर्सेस को रजिस्ट कर पाएगी, सहन कर पाएगी। उसमें टफनेस क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और हम यहाँ पर अगर बात करते हैं कटिंग टूल मटेरियल की, जो मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर कटिंग टूल के मटेरियल का हम कौन सा यूज़ में लेंगे, कौन सा टूल का मटेरियल हम यूज़ में लेंगे। तो कटिंग टूल का जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, आप ही मुझे बताइए क्या था, बताइए। अभी हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, जो कटिंग टूल का जो मटेरियल होगा वो क्या था, आपका होगा सिरेमिक्स और कार्बाइड्स। क्या होगा, सिरेमिक्स और कार्बाइड्स। जो कार्बाइड्स का जो कटिंग टूल होता है इसको हम एज ए एब्रेसिव भी यूज कर सकते हैं ग्राइंडिंग व्हील में। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि ग्राइंडिंग व्हील में अगर मैं कार्बाइड यूज में ले रहा हूं, उसकी जो हम मशीनिंग करेंगे वो किस टाइप के मटेरियल के लिए करेंगे, तो जो कार्बाइड का जो ग्राइंडिंग व्हील बनेगा वो बनेगा आपके हार्ड मटेरियल्स के लिए। किसके लिए, हार्ड मटेरियल्स के लिए। तो यहां से ग्राइंडिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। कैसे कि अगर आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पता हो कि किस मटेरियल का यूज किस मटेरियल के साथ करते हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये सबसे बड़ा फायदा है मशीनिंग प्रोसेस के बेसिक्स को समझने का। मशीनिंग का अगर आपने बेसिक समझ लिया तो आप उसके बेसिक्स को किसी भी मशीनिंग ऑपरेशन में अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि ब्रिटल मेटल की ड्रिलिंग करनी है तो आपकी कटिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, सर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सही, ब्रिटल मेटेरियल के लिए क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और सॉफ्ट और डक्टाइल मेटेरियल के लिए सर कम होनी चाहिए, तो भी काम चल जाएगा। तो ऐसे वाली जो चीज़ें वो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपको सॉफ्ट मटेरियल की ड्रिलिंग करनी है तो उसका रेक एंगल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव या फिर हाई होना चाहिए। पॉजिटिव और हाई रेक एंगल होना चाहिए यदि हम सॉफ्ट या फिर डक्टाइल मटेरियल की ड्रिलिंग कर लें। तो यहीं से आप समझने लग जाओ कि ये जो रेक एंगल है जरूरी नहीं है कि आपके सिर्फ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में होगा। ये आपके ड्रिलिंग वाले टूल में भी हो सकता है, या आपके ग्राइंडिंग में भी हो सकता है, ब्रोचिंग में भी हो सकता है, ये किसी भी टूल में हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे रेक टूल कहाँ बनेगा, रेक सरफेस पर। और रेक सरफेस से कौन फ्लो होता है, चिप्स फ्लो होती है। कौन फ्लो होता है, चिप्स फ्लो होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट द नेगेटिव रेक एंगल। नेगेटिव रेक एंगल के बारे में आपको सिर्फ इतना जानना है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं हम आगे, हम जीरो रेक एंगल पर। किस पर, जीरो रेक एंगल। तो जीरो रेक एंगल का मतलब है द एंगल बिटवीन द रेफरेंस प्लेन एंड द रेक सरफेस इज जीरो। मतलब जो आपकी रेफरेंस प्लेन थी वही अब आपकी क्या है, रेक सरफेस है। और देन द चिप इज मूविंग इन दिस अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दैट। चिप इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन लाइक दैट। नाउ वी आर कम टू द जीरो रेक एंगल। और जीरो रेक एंगल से क्या बनता है क्वेश्चन, वो देखते हैं। जीरो रेक एंगल, जीरो रेक एंगल से पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जीरो रेक एंगल कौन से टूल के साथ यूज में लिया जाता है। ये लिया जाता है आपका फोम कटिंग टूल। फोम कटिंग टूल। फोम कटिंग टूल का जो रेक एंगल होता है ये जीरो होता है। इट इज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आस्क्ड मेनी टाइम इन ऑल एग्जामिनेशन कि जो फोम कटिंग टूल होता है उसका रेक एंगल क्या होता है, जीरो होता है। सर इसका फोम कटिंग टूल का आप एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल है इसका पहला कि गियर कटिंग। अगर हम गियर को कट कर रहे हैं ऑन मिलिंग मशीन, तो मिलिंग मशीन पर गियर कट करने के लिए गियर के फोम का ही टूल यूज में लिया जाता है। द फॉर्म ऑफ द टूल इज सेम एज द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस।
ओके, दोनों क्या होंगे, कॉपी होंगे। लेकिन गियर कट करने के लिए हम एक सिलेंड्रिकल ब्लैंक लेंगे और उस सिलेंड्रिकल ब्लैंक पर फॉर्म टूल का यूज करते हैं हम गियर को क्या करेंगे, कट करेंगे। तो फॉर्म का मतलब होता है जो शेप आप प्रोड्यूस करना चाहते हो उसी शेप का टूल, सिमिलर टूल टू द शेप यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस माय डियर फ्रेंड्स। तो गियर कटिंग अगर हम मिलिंग पर करते हैं तो गियर कटिंग करने के लिए जो हम टूल यूज में लेंगे दैट इज फॉर्म कटिंग टूल, उसका जो रेक एंगल होता है 0 होता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आफ्टर गियर कटिंग देन इफ यू प्रोड्यूसिंग थ्रेड ऑन लेथ मशीन, तो जो थ्रेडिंग के लिए जो टूल यूज में लिया जाता है दैट इज ऑल्सो फॉर्म कटिंग टूल, दैट इज ऑल्सो फॉर्म कटिंग टूल। ये दोनों क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, कम से कम 4 या 5 बार आया हुआ है सभी एग्जाम्स में। क्वेश्चन नए बन ही नहीं सकते हैं क्योंकि इतने एग्जाम्स हो चुके हैं, इतने पेपर बन चुके हैं कि नए क्वेश्चन बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थोड़े बहुत डाटा चेंज करके वापस आ जाते हैं या फिर थोड़ी एल्गोरिथम चेंज हो जाती है, लेकिन जो फॉर्मूलाज रहते हैं, सॉल्व करने का मेथड होता है वो बिल्कुल सेम होता है। अब इसमें क्या क्वेश्चन वो चेंज कर सकता है, इसमें कुछ क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकता। अगर हम बात करते हैं जीरो रेक एंगल की, तो जीरो रेक एंगल आपका दिया जाता है ब्रास की मशीनिंग के लिए, किसके लिए, ब्रास की मशीनिंग के लिए और कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए, किसकी मशीनिंग के लिए, ब्रास एंड कास्ट आयरन। सो दिस इज आल्सो आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि ब्रास के लिए 0, कास्ट आयरन के लिए 0। घुसा लो दिमाग में, जो चीजें मैं यहाँ लिख रहा हूं वो दिमाग में छप जानी चाहिए और वहीं आप बहुत खुश हो जाओगे क्वेश्चन देख के कि सर ने बताया था कि ब्रास, तो ब्रास अगर आपने देखा है सीधा ऑप्शन में आओ और जीरो रेक एंगल को टिक कर दो। किसको टिक कर दो, 0 को कर दो। ब्रास के साथ क्यों किया जाता है, क्योंकि ब्रास की जो चिप्स प्रोड्यूस होती है उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। ड्यू टू द चिप प्रॉब्लम ऑफ द ब्रास हम क्या यूज में लेते हैं, फॉर्म कटिंग टूल की तरह जीरो रेक एंगल यूज में लेते हैं। कास्ट आयरन एक ब्रिटल मेटेरियल है, कास्ट आयरन एक ब्रिटल मेटेरियल एंड ड्यू टू द ब्रिटलनेस ऑफ द कास्ट आयरन हम क्या करेंगे, जीरो रेक एंगल वाला कटिंग टूल यूज में लेंगे। क्लियर है। तो यहां पर जो कटिंग स्पीड होगी जीरो रेक एंगल की, इट विल बी इन बिटवीन ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव रेक एंगल। ये पॉजिटिव और नेगेटिव रेक एंगल के बीच की कटिंग स्पीड होगी, ठीक है। तो दैट विल बी मीडियम, दैट विल बी मीडियम। कटिंग फोर्सेस भी यहां पर क्या होंगे, मीडियम होंगे और पावर कंजप्शन भी क्या होगा, मीडियम होगा। तो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है, कि फॉर्म कटिंग टूल के लिए, ब्रास और सीआई के लिए, बस इतना ही आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन 200% सॉल्व हो जाएगा। दिस इज द डायग्राम ऑफ द ऑर्थोगोनल कटिंग एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ द ऑब्लिक कटिंग। ओके, अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि द कटिंग एज ऑफ द टूल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द चिप फ्लो। बट इस कंडीशन में क्या हो रहा है, द कटिंग एज ऑफ द टूल इज नॉट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द चिप फ्लो। सो दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑर्थोगोनल एंड द ऑब्लिक कटिंग। ऑर्थोगोनल मतलब होता है 90 डिग्री, ऑब्लिक मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। वो 90 डिग्री के अलावा कुछ भी हो सकता है, 89 डिग्री, 88 डिग्री, बट ऑब्लिक कटिंग में 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो ऑर्थोगोनल कटिंग में जो कटिंग फोर्सेस होते हैं, ऑर्थोगोनल कटिंग में जो कटिंग फोर्सेस होते हैं वो 2D होते हैं और ऑब्लिक कटिंग में 3D होते हैं। ऑब्लिक कटिंग में क्या होते हैं, 3D होते हैं। ऑर्थोगोनल कटिंग में जो आपकी जो ये कटिंग एज होती है टूल की, इट इज मच वाइडर देन द वर्क पीस, इट इज मच वाइडर देन द वर्क पीस। आपकी जो ये कटिंग टूल की जो कटिंग एज होगी ये आपकी वर्क पीस की विड्थ से क्या होगी, ज्यादा। वर्क पीस की विड्थ से क्या होगी, ज्यादा होगी। बिल्कुल दिख रहा है, ये तो ज्यादा होगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अब हम ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन आता है कि ऑर्थोगोनल कटिंग में फोर्सेस किन एक्सिस या फिर किन डायरेक्शन में अप्लाई हो सकते हैं, दैट विल बी ओनली इन द 2 डायरेक्शन, एक्स एंड वाई डायरेक्शन, ठीक है। बट इन केस ऑफ द ऑब्लिक कटिंग जो कटिंग फोर्सेस अप्लाई होंगे दैट विल बी इन द 3 डायमेंशनल एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन। अब हम एनालिसिस के लिए क्या करते हैं, ऑब्लिक कटिंग के 3D फोर्सेस के सिस्टम को ऑर्थोगोनल कटिंग के 2D कटिंग फोर्सेस सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमें करना ही पड़ेगा, हम 3D एनालिसिस नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है। जितने भी, अगर आप कहीं भी जाएंगे इंडस्ट्रीज में, जो भी एनालिसिस होता है दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्थोगोनल कटिंग। आगे हम आने वाले टूल सिग्नेचर में भी ये भी बताएंगे कि
कि जो टूल का जो एनालिसिस होता है वो ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम में होता है। किस में होता है? ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम में। क्लियर है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो चिप फ्लो की जो डायरेक्शन होती है दैट विल बी परपेंडिकुलर इन ऑर्थोगोनल, इट विल बी नॉट परपेंडिकुलर इन द ऑब्लिक कटिंग ऑपरेशन। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये चीज याद रखनी है, एक 2D वाली चीज याद रखनी है और एक 3D वाली चीज याद रखनी है कि जो ऑर्थोगोनल होता है 2D होता है, ऑब्लिक होता है, 3D होता है। बस इतना ही याद रखना है, बस दिमाग में घुसा लो। अपने को सिलेक्शन लेना है, जो क्वेश्चन आते हैं वही पढ़ने हैं, हमें रिसर्च नहीं करनी है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑर्थोगोनल कटिंग में जो कटिंग एज होती है इट इज मच वाइडर देन द थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो आपका कट लगेगा यहां पर, जो यहां पर क्या लगेगा? कट लगेगा। विड्थ ऑफ द कट, जो विड्थ होगी कट की, इट विल बी लेस देन द विड्थ ऑफ द कटिंग एज। इट विल बी लेस देन द विड्थ ऑफ द कटिंग एज। तो क्वेश्चन आएगा कटिंग एज विल बी मच वाइडर in the which machining operation, that is the orthogonal machining operation। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? आपका चिप्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और इसमें जो आपका टूल है इट विल बी लिटिल बिट इंक्लाइंड, इट विल बी नॉट एट द राइट एंगल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द चिप फ्लो। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। अब अगर मैं पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि अगर हम कटिंग स्पीड को इंक्रीज करें, अगर हम कटिंग स्पीड को इंक्रीज करें तो आपके कटिंग फोर्सेस पर क्या इफेक्ट आएगा? दिस इज द क्वेश्चन। इफ वी इंक्रीज द कटिंग स्पीड, आपको आंसर देना है कटिंग फोर्सेस इंक्रीज होंगे, बी कटिंग फोर्सेस डिक्रीज होंगे, सी कटिंग फोर्स रिमेन सेम, कटिंग फोर्स विल रिमेन सेम, एंड द डी ऑप्शन इज none of the above, none of the above। So the question is that if we increase the cutting speed then what will happen to the cutting forces। ठीक है, इसमें 2 डायमेंशनल में कटिंग फोर्सेस लगेंगे, इसमें 3 डायमेंशनल में कटिंग फोर्सेस लगेंगे। तो इन दोनों के लिए ये क्वेश्चन वैलिड है। यहां पे मैंने ये मेंशन नहीं किया है इन ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग। अब आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा होगा कि कटिंग स्पीड इंक्रीज करने से कटिंग फोर्स इंक्रीज होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा होगा कि अगर हम कटिंग स्पीड इंक्रीज कर देंगे तो कटिंग आसानी से होगी, तो कटिंग फोर्सेस डिक्रीज होने चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा होगा कि कटिंग फोर्स का और कटिंग स्पीड का कोई भी रिलेशन नहीं है। और कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा होगा, उन्होंने बताया होगा NOT है। ठीक है। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन में फंसे तो कटिंग फोर्सेस डिपेंड करते हैं। आप मुझे बताइए कि जो भी मटेरियल फेल होता है वो किस प्लेन के अलोंग फेल होता है? शियर प्लेन के अलोंग फेल होता है। अगर मैं कटिंग स्पीड इंक्रीज कर दूंगा तो क्या शियर प्लेन में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। शियर प्लेन में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। तो सर कटिंग फोर्स तो सेम रहने चाहिए, क्योंकि शियर प्लेन में बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा, फाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। बिल्कुल सही। जब भी हम कटिंग स्पीड इंक्रीज करते हैं तो कटिंग फोर्स हमेशा सेम रहते हैं। लेकिन सर हमें टूल और वर्कपीस गर्म क्यों नजर आने लगता है? हमें फीलिंग क्यों होती है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है? वो इसलिए इंक्रीज हो गया है क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन द कटिंग स्पीड कटिंग पावर कंजम्पशन विल बी इंक्रीज्ड। कटिंग पावर कंजम्पशन विल बी इंक्रीज, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन द कटिंग पावर कंजम्पशन तो क्या होगा? तो आपका जो पावर इंक्रीज हुआ है, पावर इंक्रीज होने के कारण हीट और टेम्परेचर इंक्रीज होगी। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द कटिंग वो भी इंक्रीज होगी, और जो टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग द कटिंग वो भी इंक्रीज होगा। बट कटिंग फोर्सेस कभी भी इंक्रीज नहीं होंगे, बिकॉज देयर विल बी नो अल्टरेशन ऑन द शियर प्लेन ड्यू टू इंक्रीज इन द कटिंग स्पीड। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन है कि कटिंग स्पीड इंक्रीज करने से कटिंग फोर्सेस रिमेन सेम होते हैं, बट जो कटिंग पावर होती है, जो कटिंग पावर होती है, जो हीट होती है और जो टेम्परेचर होते हैं वो इंक्रीज
हो जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें ही इंक्रीज होगी, बाकी कोई और चीज़ें इंक्रीज नहीं होगी। जो आपका पावर कंजप्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंजप्शन हो रहा है, दैट विल बी इंक्रीज। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द मशीनिंग वो भी इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ तक आई होप आप सबको चीज़ें क्या रहेगी, क्लियर रहेगी। और ये क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है कटिंग फोर्स, तो इसका आंसर है बिकॉज इट विल नॉट ऑल्टर shear angle, it will not alter shear angle, it will not alter shear angle. That's why if we increase the cutting speed then the cutting force will remain same. तो I hope यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आने वाले हैं। दिस इज द टाइप ऑफ द कटिंग टूल ऑन द बेसिस ऑफ द कटिंग एजेस इन द एक्शन, कटिंग एजेस इन द एक्शन। अभी हम कटिंग टूल का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कटिंग एजेस। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कटिंग टूल्स ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग एजेस, और समटाइम इट इज नोन एज ए कटिंग पॉइंट्स, कटिंग एजेस or cutting points involved, it is also very important। ठीक है, तो जब आप किसी भी टूल को यूज में लेते हो तो उसकी एट ए टाइम कितनी कटिंग एजेस कटिंग कर रही है, दैट विल बी नोन एज ए कटिंग एजेस इज इन्वॉल्व्ड, कि कितनी कटिंग एजेस आपकी एट ए टाइम कटिंग एक्शन कर रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कटिंग टूल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। The first one is single point cutting tool, single point cutting tool. The first is single point cutting tool. Second one is the double point. Second one is the double point, and the third one is the multi point. Third one is the multi point. Single point cutting tool का मतलब है कि ऐसा टूल जिसमें एट ए टाइम उसकी एक ही कटिंग एज कटिंग कर सकती है, दूसरी नहीं कर सकती। मतलब कटिंग टूल में नंबर ऑफ कटिंग एजेस हो सकती है, दिमाग में घुसा लो ये बात कि कटिंग टूल में नंबर ऑफ कटिंग एजेस हो सकती है, लेकिन एट ए टाइम एक ही टाइम पर कितनी कटिंग एजेस एक्शन में होती है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने क्लासिफिकेशन किया है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में एट ए टाइम सिर्फ एक कटिंग एज इन्वॉल्व होती है, इसलिए हम उसे कहते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। एंड द एग्जांपल ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज वी आर डूइंग द ऑपरेशन ऑन विद द हेल्प ऑफ दैट इज टर्निंग। टर्निंग में जो टूल यूज में लिया जाता है वो क्या होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ये पूछा जाता है एग्जाम में, टर्निंग में लेने वाला टूल कैसा होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। आप कहोगे सर ये तो हमें पता है। हाँ बिल्कुल मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो, ऐसे नहीं बात बनती है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, टर्निंग होता है। उसके बाद मुझे बताइए जो फेसिंग में जो टूल यूज होता है वो भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। कैसा होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। और एग्जांपल्स बताइए फेसिंग के बाद, और जहां पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है, जो आपका पार्टिंग टूल होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी वर्कपीस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट पार्टिंग टूल इज नोन एज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। यहां तक कोई प्रॉब्लम? जी सर बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, क्या कोई ऐसी मशीन्स आपने देखी होगी लैब में जिसमें कुछ रेसिप्रोकेशन होता है और कटिंग होती है? याद कीजिए, वो ऐसी कोई मशीन जिनमें कुछ रेसिप्रोकेशन होता है और मेटल कटिंग होती है, उसमें भी हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज में लेते हैं। याद कीजिए याद। जी बिल्कुल, शेपिंग एंड प्लानिंग। शेपिंग और प्लानिंग मशीन में जो हम कटिंग टूल यूज में लेते हैं दैट इज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। वो एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। जी सर बिल्कुल समझ आ चुका है कि ये जो डिफरेंट ऑपरेशंस आपने बताए हैं, इन ऑपरेशंस में जो कटिंग टूल यूज में लिया जाता है उसका जो कटिंग एज होता है वो एक ही एक्शन में होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। डबल पॉइंट कटिंग टूल होता है, देखिए डबल पॉइंट जो कटिंग टूल होता है वो होता है आपका ड्रिलिंग। वो क्या होता है आपका, ड्रिलिंग होता है। ठीक है, जो डबल पॉइंट कटिंग टूल होगा दैट विल बी ड्रिलिंग।
ड्रिलिंग में जो आप कटिंग टूल यूज में लेते हो वो होता है आपका डबल पॉइंट कटिंग टूल। कैसा होता है? डबल पॉइंट कटिंग टूल। तो आइए देखते हैं कि ड्रिलिंग डबल पॉइंट कटिंग टूल क्यों होता है। तो यहां पर आपको ड्रिलिंग का एक डायग्राम नजर आ रहा होगा और वहां से आपकी देखिए 2 चिप्स निकल रही होगी। क्या निकल रही होगी? 2 चिप्स निकल रही होगी 2 ग्रूव से। वहां उसके अंदर ग्रूव्स बने होते हैं। ड्रिल में क्या बने होते हैं? ग्रूव्स। और उसमें जो कटिंग कर रहा है वो सबसे नीचे वाला कर रहा है। सबसे नीचे क्या है? 2 कटिंग एजेस हैं, वो कटिंग करती है। तो जब 2 कटिंग एजेस से नीचे कटिंग कर रही है तो वहां से क्या निकल रही है? डायग्राम में देखिए ग्रूव्स निकल रही है। क्या निकल रही है? ग्रूव्स निकल रही है। ठीक है, तो ग्रूव्स कितनी निकल रही है? 2। कितनी निकल रही है? 2 निकल रही है। तो उन ग्रूव से क्या होगा? जब कटिंग होगी तो 2 कटिंग एजेस 2 चिप्स प्रोड्यूस करेगी जिनका फ्लो होगा उन ग्रूव्स के अंदर। ध्यान से देखिए डायग्राम्स में 2 ग्रूव्स के अंदर से हो रहा होगा तो 2 कटिंग चिप्स बन रही है। 2 चिप्स बन रही है। तो 2 चिप्स मतलब आपकी कटिंग एक्शन में कितनी एजेस शामिल है? 2 है। कितनी एजेस इन्वॉल्व है? 2 है। तो मतलब जितनी एज आपकी इन्वॉल्व होगी उतनी चिप्स बनेगी। तो ड्रिलिंग में कितनी बनती है? 2। तो इसलिए ड्रिलिंग कैसा है? डबल पॉइंट कटिंग टूल। समटाइम्स आपके क्वेश्चन में डबल पॉइंट नहीं लिखा होता है तो हमें वहां पर कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का। कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा? मल्टी पॉइंट का। दिमाग में घुसा लो कि अगर डबल पॉइंट नहीं है तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा? मल्टी पॉइंट आपको ऑप्शन लेने में पड़ेगा। सो दीज आर ऑल द बेसिक्स ऑफ द मशीनिंग। अभी हम बिल्कुल इन डेप्थ में नहीं आए हैं, अभी हमने सिर्फ मशीनिंग का ट्रेलर देखा है, अभी तो फिल्म बाकी है। तो देखिए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का आप मुझे एग्जांपल दीजिए। सबसे पहला है ग्राइंडिंग। कैसा है? ग्राइंडिंग में जो टूल यूज में लिया जाता है वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। फिर है ब्रोचिंग। फिर क्या है आपका? ब्रोचिंग। ब्रोचिंग इज ऑल्सो ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। यहां तो कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। बिल्कुल भी नहीं है सर। मिलिंग मशीन में जो मिलिंग कटर यूज में लेते हैं दैट इज ऑल्सो ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो ग्राइंडिंग में मल्टी पॉइंट कैसे होता है? उसमें नंबर ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं एंड द मोर देन वन एब्रेसिव पार्टिकल विल रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वर्कपीस। ओके, सॉरी। ब्रोचिंग में क्या होता है? ब्रोचिंग में हम सिंगल पास में स्लॉट प्रोड्यूस करते हैं। मतलब हमें नंबर ऑफ पासेस नहीं चाहिए, वहां पर हम यूज करेंगे ब्रोचिंग। ब्रोचिंग की हेल्प से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? की वेज। वी विल डिस्कस द ऑल द मशीनिंग ऑपरेशन इन डिटेल इन द मशीनिंग ऑपरेशन चैप्टर। ठीक है, सो ग्राइंडिंग में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ब्रोचिंग भी डिस्कस करेंगे, मिलिंग, टर्निंग, फेशिंग, पार्टिंग, शेपिंग, प्लानिंग, ड्रिलिंग, जितने भी मशीनिंग ऑपरेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ उन सभी के बारे में हम क्या करेंगे? डील करेंगे। तो मिलिंग के बाद आता है आपके सो। हेक्सा देखी होगी आपने। ठीक है, तो जो 100 ब्लेड होती है, उस 100 की जो ब्लेड होती है उसमें नंबर ऑफ टीथ ज्यादा होते हैं। तो एट ए टाइम मोर देन 1 कटिंग एजेस विल बी टेक द एक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रिमूवल ऑफ द मेटेरियल। ठीक है, मेटेरियल को रिमूव करने के लिए मोर देन 1 कटिंग एजेस इन्वॉल्व हो रही है शो में। किसमें इन्वॉल्व हो रही है? शो में इन्वॉल्व हो रही है। नेक्स्ट होता है आपका गियर होबिंग। क्या होता है? गियर होबिंग। तो होबिंग भी एक तरीका का कैसा है? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो आइए देखते हैं डायग्राम में कि डिफरेंट मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कौन कौन से हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टूल ज्योमेट्री। हम इसमें क्या करेंगे? टूल की ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए जो डिफरेंट सिस्टम यूज में लिए जाते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो सबसे पहला जो सिस्टम होता है वो क्या होता है आपका? बताइए मुझे। वो होता है आपका मशीन रेफरेंस सिस्टम। वो क्या होता है आपका? मशीन रेफरेंस सिस्टम। द फर्स्ट सिस्टम विच इज यूज्ड फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टूल ज्योमेट्री इज मशीन रेफरेंस सिस्टम। दिस इज द फर्स्ट सिस्टम। सेकेंड सिस्टम इज फर्स्ट मशीन के लिए हो गया, तो सेकंड किसके लिए होगा? टूल के लिए। तो सेकंड वन इज द टूल रेफरेंस सिस्टम। और थर्ड वन एक मशीन के लिए हो गया, एक टूल के लिए हो गया, तो एक किसके लिए हो जाएगा? वर्क रेफरेंस सिस्टम। पहला मशीन के लिए, दूसरा टूल के लिए और तीसरा वर्क के लिए। तो जो मशीन में रेफरेंस सिस्टम में क्या होता है? ASA या फिर ANSI सिस्टम यूज में लिया जाता है। टूल रेफरेंस सिस्टम में ORS या फिर NRS सिस्टम यूज में लिया जाता है। तो इसमें कोई अनदर सिस्टम नहीं होता, इसके सिस्टम को ही हम WRS सिस्टम यूज में
कहते हैं, ठीक है, WR सिस्टम ही कहते हैं। तो ये सिस्टम होता क्या है एक्चुअली, किसी भी टूल की ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए उसमें जो डिफरेंट एंगल्स प्रोवाइड किए गए हैं उसको हम क्या करते हैं, एक प्री डिफाइंड सीरीज में हम लिखते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल अरेंजमेंट होता है डिफरेंट एंगल्स का, उसे हम कहते हैं टूल ज्योमेट्री का सिस्टम, टूल ज्योमेट्री का सिस्टम। तो जो सबसे फर्स्ट जो सिस्टम मैंने लिख रखा है दैट इज मशीन रेफरेंस सिस्टम। दिमाग में घुसाओ, मशीन रेफरेंस सिस्टम में हमने लिखा है ASA और ANSI सिस्टम। ASA सिस्टम क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। ASA का जो पूरा नाम होता है दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, यू कैन राइट इट्स नेम, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। एंड इसको हम ANSI भी कह सकते हैं, दैट इज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ये किस में आता है, मशीन रेफरेंस सिस्टम में। टूल रेफरेंस सिस्टम में आता है आपके ORS, दैट इज ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम। और आपके क्या आता है, NRS, नॉर्मल रेक सिस्टम या फिर नॉर्मल रेफरेंस सिस्टम, ठीक है। तो हम जो सिस्टम स्टडी करेंगे, हम स्टडीज करेंगे, एक तो हम करेंगे ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम और एक सिस्टम हम स्टडी करेंगे ASA या फिर ANSI सिस्टम। तो दोनों सिस्टम हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक सिस्टम से काम नहीं चल सकता है, तभी हमें क्या पढ़ना पड़ रहा है, दोनों पढ़ने पड़ रहे हैं। क्या पढ़ने पड़ रहे हैं, दोनों पढ़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो आपका ASA सिस्टम होता है उससे जो टूल का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि टूल में डिफरेंट एंगल्स क्या क्या हैं, टूल में डिफरेंट एंगल्स क्या क्या है, उसकी ज्योमेट्री कैसी है, वो देना आसान होता है। लेकिन जो आपका ORS सिस्टम होता है उसमें हम टूल की ज्योमेट्री को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो टूल की ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए हम यूज में लेते हैं ASA सिस्टम। और टूल पर जो आपके कटिंग फोर्सेस, ध्यान से सुन लीजिए, टूल पर जो आपके कटिंग फोर्सेस लग रहे हैं उसका एनालिसिस करने के लिए हम किसको यूज में लेते हैं, ORS सिस्टम को यूज में लेते हैं। किसको यूज में लेते हैं, ORS सिस्टम। तो अगर क्वेश्चन आता है कि टूल की ज्योमेट्री किस तरीके से डिफाइन की जाती है, दैट इज ASA सिस्टम। और टूल पर लगने वाले फोर्सेस का एनालिसिस कैसे किया जाता है, ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम से किया जाता है। तो ये मैंने आपको बात शायद पहले बता चुका हूं कि ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम क्यों यूज में लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि ये एक 2D एनालिसिस होता है और 2D एनालिसिस को करना आसान रहता है। 2D एनालिसिस में हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से फॉर्मूला रख के पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे और वो बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आते हैं। लेकिन अगर हम 3D एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास आने वाले जो एनालिसिस है, जो भी आंसर्स आ रहे हैं वो इम्प्रैक्टिकल होते हैं, वो वैलिड नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2D एनालिसिस को यूज में लेने के लिए ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम यूज में लेते हैं, और जबकि टूल का डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम ASA सिस्टम यूज में लेते हैं। कौन सा सिस्टम यूज में लेते हैं, ASA सिस्टम। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है स्टूडेंट्स कि ASA सिस्टम का जो यूज किया जाता है वो डिस्क्रिप्शन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, डिस्क्रिप्शन के लिए। और जो ORS सिस्टम इसका जो यूज किया जाता है वो एनालिसिस के लिए किया जाता है। सभी क्वेश्चंस होंगे आपसे, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए क्योंकि अभी हमने 10% भी कवर नहीं किया है मशीनिंग का, ठीक है। अभी हमने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं कि हम क्या क्या आगे एनालिसिस करने के लिए किन किन सिस्टम का हम यूज करेंगे, कौन कौन से एंगल होते हैं, कौन कौन से टूल की सरफेसेस होती है, ठीक है। हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन देखेंगे, हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन देखेंगे। तो ऐसे सिस्टम का यूज कहाँ होता है, मेरे साथ बोलेंगे, डिस्क्रिप्शन के लिए, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन हम जिस तरीके से देते हैं तो हमें टूल की ज्योमेट्री को इमेजिन करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर मैं टूल का डिस्क्रिप्शन दूंगा ORS सिस्टम से तो हमें ज्योमेट्री का इमेजिनेशन करना आसान नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, ORS सिस्टम में जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है उससे हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं, उससे टूल की ज्योमेट्री को डिफाइन नहीं करते हैं। जबकि इसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं, उससे हम एनालिसिस नहीं करते हैं। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ओके। तो नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट एंगल्स ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ओके फ्रेंड, दिस इज द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अब हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के जो डिफरेंट एंगल्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे कि वो एंगल्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनको कैसे मशीनिंग या ग्राइंडिंग करके उस सरफेस को प्रोड्यूस किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, इसका जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं शैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, शैंक कहते हैं। और इसका जो सबसे बॉटम वाला पार्ट होता है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं
बेस कहते हैं। जहां पर आपका कटिंग टूल माउंट होता है उस सरफेस को हम कहते हैं बेस कहते हैं। ठीक है, जो ये कटिंग टूल की जो ऊपर की जो टॉप सरफेस होती है, जो टॉप सरफेस होती है उसको हम इस डायरेक्शन में ग्राइंड करते हैं। किस डायरेक्शन में? इस जैसे मेरा हाथ नीचे की तरफ जा रहा है ना, उस डायरेक्शन में ग्राइंड करते हैं। और इस टॉप सरफेस को हम कहते हैं रेक सरफेस। क्या कहते हैं? रेक सरफेस या फिर रेक फेस कहते हैं। मतलब जो ऊपर वाली जो सरफेस होगी जिसके ऊपर से चिप्स का फ्लो होगा, मतलब हमेशा चिप्स का फ्लो किस सरफेस से होगा? रेक सरफेस से होगा। तो ऊपर वाली सरफेस जिसको हम नीचे की तरफ ऐसे ग्राइंड कर रहे हैं, इस सरफेस को हम कहते हैं रेक फेस। जो सबसे फ्रंट वाली जो सरफेस है, ये वाली जो फ्रंट वाली सरफेस, इसको मैं पीछे की तरफ ग्राइंड कर रहा हूं। इन द बोर्ड में उसको ग्राइंड कर रहा हूं। ठीक है, तो इन द बोर्ड जब मैं ग्राइंड करूंगा तो वो यहां से कुछ पीछे खिसक जाएगा, खिसका के नहीं, ऐसे खिसक जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो सरफेस होगी, जो फ्रंट वाली, जिसको हम अंदर की तरफ ग्राइंड करेंगे। किसकी तरफ? अंदर की तरफ ग्राइंड करेंगे। आपको मैं कटिंग टूल की अभी जियोमेट्री के लिए एक एनिमेशन डायग्राम भी बताऊंगा, उससे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो जब मैं कटिंग टूल को अंदर की तरफ ग्राइंड करूंगा तो ये वाला जो फेस होगा इसे हम कहेंगे एंड फ्लैंक। क्या कहेंगे हम इसे? एंड फ्लैंक कहेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके साइड वाले फ्लैंक की, तो इसका जो साइड वाला फ्लैंक है, ऐसे मान लो ये वर्टिकल है, इसको मैंने इस डायरेक्शन में ग्राइंड किया है, नीचे की तरफ। किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहां से खिसक के अंदर की तरफ आ जाएगा और इस सरफेस को या फिर फेस को मैं कहूंगा साइड फ्लैंक। क्या कहूंगा मैं? साइड फ्लैंक। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो तीनों फ्लैंक्स हैं, अलोंग दिस फ्लैंक्स हम क्या करेंगे? डिफरेंट एंगल्स को डिफाइन करेंगे। तो डिफरेंट एंगल्स को डिफाइन करने के लिए एक बार हम देख लेते हैं कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कैसा नजर आता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कैसा नजर आएगा? क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं कि अब हम प्लेन्स को प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? प्लेन को, जिससे क्या होगा, जो भी टूल के जो डिफरेंट एंगल्स होते हैं वो हमें आसानी से नजर आने लगेंगे। क्या आने लगेंगे? नजर आने लगेंगे। जो सबसे पहला जो मैं प्लेन कट कर रहा हूं, जो सबसे पहला प्लेन होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बेस। दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू विड्थ एंड पैरेलल टू इट्स विड्थ। तो जब हम क्या करेंगे, कटिंग टूल के बेस के परपेंडिकुलर और उसकी विड्थ के पैरेलल जब हम कट करेंगे सेक्शन, तो देखिए डायग्राम में कुछ इस तरीके से नजर आएगा। जी सर, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से नजर आएगा। अगर मैं इसका डायग्राम यहां पर बोर्ड पर ड्रॉ करूं तो आप कुछ ये देख रहे होंगे। जी सर, बिल्कुल यही चीज देख रहे हैं हम। हाँ, तो ऐसा ही नजर आएगा, बिल्कुल ठीक ऐसा ही नजर आएगा। देख लीजिए, ऐसा ही नजर आ रहा है या नहीं? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही नजर आ रहा है। अगर आप कटिंग टूल का जो सेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू विड्थ कट करोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नजर आएगा। देख लीजिए, हाँ सर, बिल्कुल ऐसा नजर आएगा। जब ये चीज ऐसे नजर आएगी तो ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, इसे मैं कहूंगा साइड रेक एंगल। कैसा एंगल कहूंगा? साइड रेक एंगल। क्या कहूंगा मैं इसे? साइड रेक एंगल। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। जो ये आपकी जो रेक फेस थी उसके ऊपर का जो एंगल था, ये क्या हो जाएगा? रेक एंगल। लेकिन ये कब नजर आ रहा है? जब हम इसका जो सेक्शन परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू विड्थ कट करें। ठीक है, तो ये सेक्शन आपको याद रखने हैं, बेहद ही आसान है। डायग्राम में देख के ही समझ आपको आ चुका होगा। दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल होता है आपका साइड रिलीफ एंगल। ये वाला एंगल क्या होता है आपका? साइड रिलीफ एंगल। बिल्कुल ठीक। सेक्शन कट कीजिए, किया, अब उसे देखिए कि क्या यही एंगल नजर आ रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल यही एंगल हमें नजर आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये सेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू विड्थ। आई होप इट विल बी वेरी क्लियर टू यू विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज perpendicular to base, that is perpendicular to base
अभी भी बेस के परपेंडिकुलर है, बट इट इज पैरेलल टू लेंथ, तो जब हम ऐसा सेक्शन को कट करेंगे तो देखिए कैसा डायग्राम नजर आएगा। देखिए परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड पैरेलल टू बेस, बिल्कुल सही सर, समझ आ गया है कि हम कैसे कट कर रहे हैं। और अब देखिए कट करने के बाद कैसा नजर आएगा। कट करने के बाद सर ये कुछ ऐसा नीचे जाके ऐसे जा रहा है, ये ज़्यादा आपने नीचे बना दिया है, इतना नीचे मत बनाइए, इतना नीचे नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, जैसा आप कहेंगे वैसा बनाएंगे। सर ये कुछ ऐसे जा रहा है। फिर दूसरे डायग्राम में देखिए सर, यहाँ से एक लाइन जा रही है, यहाँ से एक लाइन जा रही है। हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही जा रही है, हमें कुछ सेक्शन इस तरीके से नज़र आ रहा है, बिल्कुल हाँ सर ऐसा ही नज़र आ रहा है। ध्यान से देखिए डायग्राम को, डायग्राम आपके आंखों में छप जाना चाहिए। ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को मैं कहता हूँ बैक रेक एंगल। क्या कहता हूँ? बैक रेक एंगल। ये वाला जो एंगल है इसे मैं कहता हूँ फ्रेंड्स एंड रिलीफ एंगल। तो टोटल अब तक हमने कितने एंगल पढ़ लिए? 4 एंगल पढ़ लिए सर। एक हमने पढ़ लिया बैक रेक एंगल, एक हमने पढ़ लिया एंड रिलीफ एंगल। बैक रेक एंगल और एंड रिलीफ एंगल। देखिए बिल्कुल सेक्शन पहले हमने कट किया, हाँ सर किया। अब देखिए सेक्शन कैसे कट हो रहा है। हाँ सर बिल्कुल ठीक, ऐसे ही होता है सेक्शन कट। और उसके बाद देखिए कि उसमें एंगल कैसे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सर ऐसे ही नजर आते हैं। क्या अब आपको क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब अगर हमें पूछेगा कि कौन से सेक्शन में कौन सा एंगल होता है तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, बिल्कुल बता देना। अब हम नेक्स्ट सेक्शन लेने वाले हैं पैरेलल टू बेस एंड परपेंडिकुलर टू विड्थ। अब हम जो थर्ड सेक्शन लेने वाले हैं दैट इज पैरेलल टू बेस एंड परपेंडिकुलर टू विड्थ। मतलब हमने टूल को रख के उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कट किया है। मतलब टॉप व्यू देखने के लिए हमने क्या किया है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कट किया है। देखिए हम कैसे कट कर रहे हैं। पैरेलल टू बेस, डायग्राम में देखिए पैरेलल टू बेस एंड परपेंडिकुलर टू विड्थ। जो इसकी विड्थ होगी उसके परपेंडिकुलर हमने उसको क्या किया है? कट किया है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल समझ आ गया। ऐसे डायग्राम आप हमें क्यों नहीं दिखाते हैं? अब देखिएगा ऐसे डायग्राम आपको नजर आएंगे। तो जब मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो अब मेरे साथ आप बोर्ड पर बताइए, आप कॉपी में लिख के देखिए कि आपको कैसा नजर आएगा। सर कुछ ऐसे नीचे जाते हुए नजर आ रहा है, कुछ ऐसे नजर आ रहा है, एक ऐसे है, फिर ये आपका टूल ऐसे हो गया। सर हमें ये सेक्शन नजर आ रहा है। बिल्कुल सही, यही सेक्शन आपको नजर आएगा। देख लीजिए आपको यही सेक्शन क्या हो रहा है? नजर आ रहा है। ठीक है, फिर आइए इस पॉइंट पर। सर बिल्कुल सही, ऐसे ही, बिल्कुल सही, ऐसे ही नजर आ रहा है। ये वाला जो पोर्शन था, इसे अगर हम टॉप व्यू को देखेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को, तो ये वाला जो पोर्शन था इसको मैंने नाम दिया था एंड फ्लैंक, और इधर वाले पोर्शन को मैंने नाम दिया था साइड फ्लैंक। तो मतलब ये साइड फ्लैंक वाला पोर्शन है और ये एंड फ्लैंक वाला पोर्शन है। तो साइड फ्लैंक के साथ जो एंगल होगा वो साइड कटिंग एज एंगल होगा, और जो एंड फ्लैंक के साथ जो एंगल होगा वो एंड कटिंग एज एंगल होगा। तो कहने का मतलब यहाँ है कि ये वाला जो कटिंग एज एंगल होगा जो कि एंड फ्लैंक के साथ है, दैट इज एंड कटिंग एज एंगल। एंड कटिंग एज एंगल। वेरी वेरी गुड सर, बहुत क्लियर है। बिल्कुल इमेजिनेशन हो चुकी है कि टूल को हम कैसे कट करते हैं और टूल कैसे नजर आता है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अगर ये वाला एंगल साइड फ्लैंक के साथ है तो साइड फ्लैंक के साथ क्या होगा? साइड कटिंग एज एंगल। नाम चेंज कर दो, ये क्या होगा? साइड कटिंग एज angle. It is side cutting edge angle. So these are the six angles of the single point cutting tool, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, समझाया है। ध्यान से देखिएगा डायग्राम को कि ये सब कैसे नजर आते हैं, ये सब कैसे नजर आते हैं और कौन सा सेक्शन कट करने पर कौन सा एंगल नजर आता है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको सभी ये सेक्शन क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन वेरियस एंगल का क्या फंक्शन क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर। गुड बाय।